हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीके सॉ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं ट्रांसलेशन। जो मैंने कल आपको एक मोटिवेशनल वीडियो जारी किया था, मैं आपको बताना चाहा था कि आपके लाइफ में ट्रांसलेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, या आप ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि बिना ट्रांसलेशन का मेरे जितने भी ग्रामेटिकल टर्म्स भरे हुए हैं उसका कोई यूजेज नहीं है। तो आज मैं आपको बेसिकली बिगिनिंग से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, और उसको सीखने के लिए या जानने के लिए वो कौन कौन सा जो है कि इसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब जरूरी चीज है जो किसी भी स्टूडेंट को ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए। अगर वो नहीं जानते हैं तो उनके लिए ट्रांसलेशन सीखना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। पूरा मुश्किल नहीं बोलूंगा कि थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि कोई उसे जल्दी सीख लेगा और आप बिना जाने हुए अगर कीजिएगा तो आप देर से सीखिएगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी को ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो तो क्या करते हैं कि उसको बना नहीं पाते हैं। तो उसमें मेन चीज क्या पता है? मेन चीज है कि किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास एक बड़ा फैक्टर क्या होना चाहिए कि वह ये होना चाहिए कि आपके पास पहले चीज जरूर चाहिए। क्या चाहिए? तो पहले ये चाहिए कि आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी। तो पहले आप जान जाओ कि आप किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने जा रहे हो तो क्या आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जानते हो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर आप नहीं जानते हो तो पहले ये जान लो। किसी भी जो है कि अगर हम सेंटेंस को अगर कैटेगराइज करेंगे, अगर बांटेंगे तो बढ़ता है 3 पार्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आप प्लस ऑब्जेक्ट। हम अपने सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलना चाहते हो या इंग्लिश लिखना चाहते हो या ट्रांसलेशन करना चाहते हो, मैं बोलता हूं, मैं सबको बेसिकली ये बोलता हूं कि भाई आप अगर स्टार्ट करने जा रहे हो ना तो पहले आप ये जान लो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ताकि अगर आपको ट्रांसलेट करते समय अगर हमें स्ट्रक्चर लिखवाएं तो वहां पर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो क्या आप हिंदी वाक्य में आसानी से जान जाते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो चलिए मैं यहां एक सेंटेंस लिख ही देता हूं, राम आम खाता है। अब गौर से देख लीजिए। अब मेरा ये काम है कि सर आप बता दो पहले मेरे को कि आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जो क्रिया को करता है, जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर देखिए कैसे पता लगा कौन क्रिया क्या हो रहा है? खाना, खाता है। तो कौन खाता है? तो राम खाता है। अगर आप जो है कि पहले क्या करो, हिंदी वाक्य में क्या होता है कि सबसे अंतिम पद जो होती है वो क्रिया की होती है। तो पहले आप क्या करो, एक क्रिया के पकड़ लो। अंतिम पद जो होती है, इसमें कितने पद है? 1 2 3 पद है। इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्ब, है ना, वर्ब या VG यानी वर्बल ग्रुप। हिंदी में क्या होता है ना कि पहले आता है सब्जेक्ट, फिर दूसरे स्थान पर आता है ऑब्जेक्ट, और तीसरे स्थान पर क्या आता है? वर्ब। इंग्लिश से बिल्कुल उल्टा होता है। हम पहले लेते हैं सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब, और तीसरे स्थान पर क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। तो हिंदी वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, अगर आप सब्जेक्ट पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो कि पहले वर्ब को पकड़ लो। वर्ब आ गया, क्योंकि आपको पता भी हो गया कि किसी हिंदी वाक्य के अंतिम पद जो होता है या शब्द समूह जो होता है वह शब्द होता है, वो क्रिया होता है। आप क्रिया की परिभाषा भी जान लो कि जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो मैंने पकड़ लिया कि सर एक क्रिया है। तो अब क्रिया पकड़ लिए हैं तो सब्जेक्ट पकड़ना बिल्कुल आसान है ना। तो क्रिया में माने कि वर्ब प्लस हु, वर्ब में हु या विच, है ना, ये दोनों पकड़कर आप सवाल करो, क्वेश्चन करो, जो उत्तर मिलेगा आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। जैसे हम यहां पर रखे वर्ब को, खाता है ना, और यहां पर रखे कौन, यानी कौन खाता है, तो उत्तर क्या मिला? राम। थे हमको मिल गया सब्जेक्ट। अब जो है कि ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे सर? तो सिंपल तरीका है, वर्ब प्लस व्हाट या हुम। क्रिया में
क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। तो आप देखिए क्या आ रहा है कि अगर यहां पर क्रिया कर रखे हम खाता है, खाता है, वाट मतलब क्या खाता है, तो उत्तर मिला कि आम, उत्तर मिला आम, तो यहां मेरा रहा ऑब्जेक्ट। तो मुझे आशा है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये बेसिक एलिमेंट्स था, ये बताना मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि जब मैं आपको बेसिकली ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहा हूं तो ये तो बनता है ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि भाई आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप ये जान जाओ, है कि नहीं, ताकि आपको जो है कि ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट में अपना पॉइंट में कि सर ठीक है, अब तो हम जान गए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम जान गए सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जान गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो भाई, तो हम सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं, ट्रांसलेशन को पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखते हैं कि दिस और दैट, दिस, दैट, दिस और दोस, इन सभी जो है कि आप देख रहे हो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो इससे या इस पर आधारित जो है कि हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका क्या है, तो पहले आप देख लो, आप पहले जान लो कि दिस का प्रयोग करते किसके लिए, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द यूजेस ऑफ दिस, दिस के यूजेस आपको चाहिए। तो दिस के यूजेस कब करते हैं, तो आप ध्यान से सुन लेना कि जब कोई वस्तु बोलने वाले के बिल्कुल पहुंच के अंदर हो, यानी मतलब को छू सकता है, उठा सकता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, दिस प्रयोग करेगा। तो हो गया सर, नहीं एक चीज और बाकी है, लेकिन वह चीज सिंगुलर में होना चाहिए, वो वस्तु किस में होना चाहिए, सिंगुलर में। अगर वो प्लुरल में रहता है यानी एक से ज्यादा में रहता है, तो उसके स्थान पर आप क्या कीजिएगा, दिस का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, दिस का। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं दिस इज माका, दिस इज माका बिकॉज माका इज इन माई हैंड, माका कहाँ है, मेरे हाथ में, इट इज वेरी क्लोज टू मी, बिल्कुल मेरे हाथ में। तो एक है तो लगा है दिस इज माका। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा हो, अगर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तो बताते दीज आर माकर। तो वेन, जब कोई चीज आपके सामने हो, है ना, और आपको उसके बारे में बताना हो, है ना, आपके करीब हो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको संकेत करने के लिए, चूंकि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन है संकेत करने वाला, तो संकेत करने के लिए ऑलवेज से दिस इज बाय, दिस इज बुक, अगर सिंगुलर हो तब, और अगर वो अगर प्लुरल में हो तो दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, इट एक्सेट्रा। तो करीब में हो, सिंगुलर हो तो दिस, अगर प्लुरल हो तो क्या बोलो, तो क्या लगाएंगे, दिस। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूं, लिखते हैं कि या एक किताब है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, या के लिए क्या लगाएंगे, दिस, क्योंकि एक किताब है सिंगुलर होगा, तो दिस। है के लिए क्या लगाते हैं, इज, है ना, एक के लिए बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब जो है कि आप लिखते ए किताबें हैं, एक किताबें हैं मतलब एक किताबें हैं मतलब किताब की संख्या 2 से अधिक है, तब लगाएंगे दीज आर बुक्स। तो मुझे आशा है कि आप इसको सेवरल टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, सेवरल टाइम्स अपने हाथ के सामने सामान रख के, अपने क्लोज में सामान रख के इसको टाइम एंड अगेन बोल सकते हैं। दिस इज कप, दिस इज पेन, दिस इज बुक, दीज आर बुक्स, दीज आर चेयर्स, है, दीज आर पेन्स, इट एक्सेट्रा। अब टाइम एंड अगेन बोलिए उसको, अपने अंदर जो हेजिटेशन आप बैठा कर रखे हैं इंग्लिश बोलने के लिए। मैं तो कभी कभी ऐसा देखता हूं कि मैं किसी को पेन दिया, एक्सक्यूज मी, है ना, विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, बोलते ऑफ कोर्स, या मैंने दे दिया उसको, वो पेन से लिख भी लेता है, और जब हमें रिटर्न करता है
तो थैंक्स ऐसे बोलता है जैसे थैंक्स को खा गया, थैंक यू, मतलब कि वो बोलना चाहता था, विलिंगली वांट टू से थैंक्स टू, वो थैंक्स मुझे कहना चाहता था, बट ड्यू टू हेजिटेशन, हिचकिचाहट की वजह से वो मुझे थैंक्स नहीं बोल सका। बोला लेकिन खुद ही सुन लिया, मेरे को सुनाई नहीं दिया कि वो थैंक्स बोला या नहीं बोला। तो प्लीज गाइस, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किल योर हेजिटेशन। आप हेजिटेशन का मार डालो, आपके अंदर डर बैठा होगा ना, डर 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 के पहले मारो। आप कभी मत सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूं, यू ऑलवेज थिंक दैट कि आई एम स्पीकिंग राइट इंग्लिश, मैं सही इंग्लिश बोल रहा हूं। जिस दिन ये समझ में आ गई, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई ना, आपके पल्ले पड़ गई कि आई नेवर स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, मैं कभी रॉन्ग इंग्लिश नहीं बोलता, उस दिन आप एक जो है ना कि यू विल बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक अच्छे स्पीकर बन जाओ इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन जब तक आपके मन में रहेगा ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वर्ब कहीं गलत हो जा रहा है, सब्जेक्ट कहीं गलत हो जा रहा है, तो ये तब तो नहीं होने वाला। तो पहले हेजिटेशन का मारो, है ना, अब उसके बाद जैसे हेजिटेशन और डर, दो फियर, एक हिचकिचाहट जो है आपको बोलने का, सॉरी भी बोलते हो तो सोच के नहीं, एक्सक्यूज भी बोलते हो तो सोच के नहीं, है ना, तो ये हेजिटेशन के पहले किल करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, है ना, हेलो आई एम पीके साहब, तो इंट्रोडक्शन, हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ बात है जो डायरेक्टली बोलते हैं, ये मत सोचो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो डायरेक्टली बोलो उसको। थैंक यू बोला तो थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, है ना। अगर कोई ऐसा बोला है मेंशन नॉट, है ना, इट्स माय प्लेजर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस तरह से जो कुछ मैं आपको इस पैटर्न को सिखाऊंगा मैं कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपको बेग करना है, क्वेश्चन आस्क करना है, कैसे किससे बात करना है, ये तो मैं ट्रांसलेशन में ही आपको बताता रहूंगा, है ना। आज मैं बिगिनिंग कर दिया हूं, तो पहले आप कुछ ट्रांसलेट करना सीख जाओ। आफ्टर ऑल इसके बाद मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय सिखाऊंगा कब किससे बात करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, किस सामान कैसे मांगना है, कैसे बिहेव करना है, ऑफिस में जाए कैसे बिहेव करना है, एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स आई विल टीच यू। तो मुझे आशा है कि आपको दिस और दिस का यूजेज आपको समझ में आ गया। ये तो मैं जस्ट आपको एक प्रोसेस दे रहा हूं कि व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, जब आप घर पे बैठे हो तो प्लीज इस तरह के सेंटेंस को बोलिए, खुद से बात कीजिए, है ना, दिस इज माई बुक, दिस आर माई नॉट माई बुक, एक्सेट्रा। तो ये क्या होगा ना, आपके अंदर के हेजिटेशन जो है कि खत्म होगा, आप इंग्लिश बोलना आ जाए। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट्स पर हम, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि दैट और दोस, तो ये दोनों का प्रयोग हम उस नाउन के संकेत करने के लिए करते हैं या उस वस्तु के संकेत करने के लिए करते हैं जो हमसे बहुत दूर होता है, मुझसे बहुत दूर होता है, मेरे पहुंच के अंदर नहीं रहता है, तब वहां पर हम बोलते हैं दैट इज बुक। मीन्स मैं फिंगर बता रहा हूं, दैट इज बुक, ये फिंगर जो है कि संकेत कर रहा है बुक कहां है, यहाँ है, आप किससे बात करो, बुक कहां है, मार्कर, बोला दैट इज मार्कर, अब वो आदमी कहां देखेगा, इधर देखेगा, मार्कर कहां है, यहाँ है, तो आपका फिंगर एग्जैक्टली उसी पर आना चाहिए जहां आप इंडिकेट करो, ताकि वो डिस्टेंस पर है उसको आपको इंडिकेशन से ही पता लगेगा, है ना, कि वेयर इज द थिंग्स, है ना, वो चीज कहां है। तो दैट इज बुक्स, अगर एक है तो दैट, अगर दो या दो से अधिक है तो दोज आर बुक्स, दोज आर पेन्स, दोज आर चेयर्स, है ना, इट एक्सेट्रा, है ना। लेकिन एक चीज इसमें पॉइंट देने लायक बात है, अगर मान लो कि ऐसा हो कि वह मेरा दोस्त है, तो मत बोलना कि दैट इज माई फ्रेंड, वेरी वेरी रॉन्ग इंग्लिश है मेरे ब्रो, ऐसा कभी मत बोलना। वहां पर आप चूंकि दिस और दैट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, नॉट फॉर द लिविंग, लिविंग के लिए नहीं, पर्सनल स्पेशली तो करना ही नहीं है ना। आप कर सकते हो दैट इज माई डॉग, आप वहां कर सकते हो, है ना, लेकिन पेट का आप नाम दे दिए तो आप ही से भी इंडिकेट कर सकते हो उसको। लेकिन पर्सन के लिए हुआ मेरा दोस्त है, नहीं बोला दैट इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वे मेरे दोस्त है, दे आर, है ना, फ्रेंड ऑफ माइन, या दे आर माई फ्रेंड्स, इट एक्सेट्रा। तो याद रखना इस चीज को आप टाइम एंड अगेन प्रयोग आप कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये दो पॉइंट्स आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो टाइम एंड अगेन प्लीज रिपीट इट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।